आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2021 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म दृश्यम 2 की, जो पहले पार्ट से भी ज्यादा सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है। कहानी की शुरुआत होती है। डेविड एक आदमी को ड्रग सप्लाई करने जाता है। वह कहता है कि मुझे यह काम छोड़ना है, लेकिन टोनी कहता है कि तू यह काम नहीं छोड़ सकता, अब तुझे पैसे अगली डिलीवरी के बाद ही मिलेगा। इसी बात पर उनमें झड़प हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर वहाँ पुलिस आ जाती है। डेविड के हाथों से टोनी का खून हो जाता है। वह पुलिस से जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वह एक जगह जाकर रुक जाता है। तभी वह देखता है कि विजय पुलिस स्टेशन में कुछ गार्ड कर वहाँ से बाहर निकल रहा है। डेविड भागकर अपने घर जाता है। वह अपनी पत्नी मैरी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, और तभी पुलिस आकर डेविड को गिरफ्तार कर लेती है। अब इसके बाद 7 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। अब विजय एक सक्सेसफुल थिएटर मालिक बन चुका है। विजय अपनी एक खुद की फिल्म बनाना चाहता है। उसकी बेटी उसे रणबीर कपूर को हीरो लेने के लिए कहती है। विजय ने अपने घर के बगल वाली जमीन बेच दी। अब उसको जेनी और उसके पति ने खरीद लिया होता है। जेनी का हस्बैंड जेनी से शराब पीने के लिए पैसे मांगता है और न देने पर उसे पीटने लगता है। तभी विजय और नंदिनी आकर जेनी को बचाते हैं। विजय जेनी को पुलिस कंप्लेंट करने के लिए कहता है और चला जाता है। अब विजय अपने पुराने ऑफिस जाता है। उसने होजे को मेराज केबल का मैनेजर बना दिया है। वह हर जगह सीसीटीवी लगा देता है, जैसे केबल टीवी का ऑफिस के बाहर, थिएटर का ऑफिस के बाहर का एरिया, सारी जगहों पर। जब विजय अपने थिएटर ऑफिस में बैठा होता है, तभी उससे मिलने महेश देशमुख आता है। वह कहता है कि हम यहाँ हर साल आते हैं अपने बेटे सैम के रिचुअल करने। पंडित जी कह रहे थे कि बिना सैम की बॉडी की विधि किए उसको शांति नहीं मिलेगी, तो तुम अगर मुझ पर भरोसा करके सैम की बॉडी कहाँ है बता दो। विजय कहता है कि मैं आपको नहीं बता सकता, आप कृपा करके यहाँ दोबारा मत आइए। विजय मुराद नाम के एक आदमी से मिलता है, जिसके साथ वह अपनी मूवी पर काम कर रहा है। वह अपनी मूवी की एंडिंग से खुश नहीं है। एंडिंग थोड़ी सी वीक लग रही है, इसलिए वह एक दूसरी एंडिंग सोचता है। विजय अपनी हर चाल को बहुत ही सोच समझकर चल रहा होता है। वह कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करता। वह चर्च के पास एक सेवियो नाम के आदमी से मिलता है। यह आदमी लाशों को दफनाने का काम करता है। विजय ने उसकी बेटी की पढ़ाई लिखाई और उसकी शादी के लिए पैसों से मदद करता है। इस बार मिलने पर भी विजय उसे कुछ पैसे देता है। डेविड जेल से छूटने के बाद अपने घर मैरी के पास जाता है। डेविड के जेल जाने के बाद उसके घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी होती है। डेविड कहता है मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। विजय एक आदमी के साथ शराब पी रहा होता है। वह उसे अपनी फिल्म में रोल लेने के लिए कहता है। वह आदमी पूछता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, ऐसा रहेगा तो कोई हमारी स्टोरी चुरा लेगा। विजय कहता है कि मैंने पहले ही अपनी स्टोरी की एक बुक छपवा दी है कॉपीराइट पर्पज के लिए। वह आदमी कहता है कि रात बहुत हो गई है, आज आप मेरे ऑफिस चलो, वहाँ दारू पीते हैं। विजय कहता है कि ठीक है चलो। अब रात को नंदिनी जेनी के साथ बैठी होती है। जेनी कहती है कि बहुत सी तरह के र्यूमर फैले हुए हैं। लोग कहते हैं कि अंजू और सैम का चक्कर चल रहा था और विजय ने उन्हें गलत करते हुए पकड़ा और सैम को जान से मार दिया। लोग तो ये भी कहते हैं कि लड़का सही था, अंजू ने ही उसे फंसाया था। यह सुनते ही नंदिनी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लगती है। वह कहती है कि लड़का ही एक नंबर का बिगड़ा हुआ बदमाश था, इसीलिए अंजू ने उसे। तभी उसको समझ आता है कि यह मैंने क्या बोला। जेनी बात को घुमाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, लोगों का क्या है, वह तो कुछ भी बोलते हैं। सुबह को विजय के घर पुलिस आती है। अंजू तो पुलिस को देखकर डर जाती है। वह विजय के पास जाती है। विजय कहता है कि डर हमें मुसीबत में डाल सकता है, कोई बात नहीं, जाओ दरवाजा खोलो। अंजू दरवाजा खोलती है। पुलिस वाले जेनी और उसके हस्बैंड के सिलसिले में आए होते हैं। नंदिनी और विजय कहते हैं कि जेनी को उसका हस्बैंड हमेशा शराब के पैसों के लिए मारता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। पुलिस वाले जेनी के हस्बैंड को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। अंजू को बार बार दौरे पड़ते हैं। वह बार बार अपने सपने में अपने घर के बाहर गार्डन में सैम की लाश ढूंढने के लिए खुदाई होता हुआ देखती है और पुलिस उसे पकड़ने आती है। यह देखकर उसे दौरे पड़ने लगते हैं। डॉक्टर कहती है कि मैंने पहले ही कहा था अंजू को हमेशा स्ट्रेस फ्री रखें, आगे से ध्यान रखिएगा, अगर उसे तनाव हुआ तो स्थिति और खराब हो सकती है। डेविड मार्टिन के यहाँ खाना खाने जाता है। वह मार्टिन से अपने लिए कुछ काम पूछता है। मार्टिन उससे विजय से मिलवाता है। विजय कहता है कि अभी तो कुछ नहीं है, अगले हफ्ते में आकर मिलो। आज भी विजय अपने दोस्त के साथ उसके ऑफिस में बैठकर शराब पीते हुए बातचीत कर रहे होते हैं। विजय कहता है कि मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उसका दोस्त कहता है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। घर पर नंदिनी जेनी के साथ बैठी होती है।
वह कहती है कि विजय किसी बात को सीरियस नहीं लेते और मुझे तो घबराहट के मारे सांस नहीं आती है। आप तो जेनी कहती है तो आप विजय से बात करिए। नंदिनी कहती है कि जब भी मैं विजय से इस बारे में बात करती हूँ तो वह मुझे चुप करा देते हैं। जेनी कहती है तो क्या आपको लग रहा है कि अंजू घबराहट में किसी को सैम की बॉडी के बारे में बता ना दे? नंदिनी कहती है कि अंजू को तो पता ही नहीं। विजय ने दूसरे ही दिन हमें बिना बताए बॉडी कहीं शिफ्ट कर दी। कहते हैं कि हमारे ना जानने में ही हमारी भलाई है। इंस्पेक्टर सावंत को आईजी का कॉल आता है। सावंत गायतोंडे को लेकर आईजी से मिलने जाता है। इस नए आईजी का नाम तरुण होता है। तरुण कहता है कि पता है गायतोंडे, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि विजय के केस में केवल तुम सही थे। इंस्पेक्टर सावंत कहता है कि लेकिन सर, बिना किसी सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। तभी वहाँ मीरा आती है। गायतोंडे कहता है कि मैंने तो सुना था कि आप लंदन चली गई। मीरा कहती है कि तरुण और मैं एकेडमी के टाइम से दोस्त थे। पिछली बार उसने हमें हराया क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट किया। इस बार वह फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट किया है। मीरा तभी सब इंस्पेक्टर शिव कुलकर्णी और एएसआई जेनी थॉमस को बुलाते हैं। यह दोनों शैडो पुलिस होते हैं जो विजय के पड़ोसी बनकर रह रहे होते हैं। मीरा बताती है कि जब विजय अपने घर के बगल वाली जमीन बेच रहा था तब मैं और तरुण ने मिलकर एक प्लान बनाया और उसे शिव के नाम पर खरीद लिया और पिछले 2 साल से शिव और जेनी उसके पड़ोसी बनकर रह रहे हैं। हमने तो उनके घर में वॉइस रिकॉर्डर भी इंस्टॉल किए हैं। जेनी बताती है कि मगर असली प्रॉब्लम विजय है। उसने अपने परिवार के सभी मेंबर को इस पर बात न करने के लिए मना किया है। मगर कल रात को नंदिनी ने बताया है कि विजय ने अगले ही दिन लाश को रात को किसी दूसरे जगह शिफ्ट कर दी। तरुण कहता है कि हमारे पास 3 सवाल थे। लाश को कितने शिफ्ट किया, कब शिफ्ट किया और कहाँ शिफ्ट किया। अब हमें इनमें से 2 सवालों के जवाब पता हैं। लाश को विजय ने शिफ्ट किया और मर्डर के अगले ही दिन शिफ्ट किया। जेनी बताती कि विजय कोई फिल्म बना रहा है। तरुण कहता है कि बनाने दो फिल्म, स्टार्ट वह करेगा, खत्म हम करेंगे। अब तरुण फिर से केस की तहकीकात करता है। तरुण कहता है कि 2 तारीख की रात को सैम का मर्डर होता है। 3 तारीख की सुबह विजय घर जाता है। वह सैम की गाड़ी को लेकर पणजी जाता है। वहाँ वह नकली सबूत इकट्ठा करता है, सैम की कार को तालाब में डाल देता है और शाम को घर वापस आ जाता है और सबके सोने के बाद रात 1 बजे सैम की लाश को वहाँ से शिफ्ट करता है। 2 घंटा उसे सैम की लाश को खोदने और दफनाने में लगे होंगे और 1 घंटा आने जाने में। 4:30 बजे तक वह घर वापस आ गया होगा क्योंकि 5:30 बजे की बस से उसे पणजी जाना था। इस 1.5 घंटे में विजय 45 किलोमीटर के रेडियस में ही कहीं जा सकता है। पूछताछ करो, उस रात किसी ने विजय को देखा है कि नहीं? दूध वाले, पेपर बेचने वाले, सबसे पूछताछ करो। तरुण कहता कि ऐलान कर दो, इससे रिलेटेड कोई भी नई जानकारी देने वाला उसे सरकार की तरफ से 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। पता चलता है कि 3 तारीख को विजय के घर के पास में एक कार्यक्रम हो रहा था। विजय का पड़ोसी अपनी पत्नी के साथ उस कार्यक्रम में गया था। गायतोंडे और सावंत विजय के पड़ोसी साल्वी से मिलने जाते हैं। गायतोंडे जो भी पूछता है उस पर साल्वी कहता है कि कह तो सकता हूँ पर यकीन से नहीं कह सकता। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह 4-4:30 बजे उसने विजय को उसकी गाड़ी में जाते हुए देखा था। सावंत के पूछने पर वह बताता है कि वह रास्ता उसके केबल ऑफिस की तरफ जाता है। तरुण कहता है कि वह तो रेसिडेंशियल एरिया है, अगर उसने चर्च में दफना दिया होगा तो हम कैसे पता करेंगे? वहाँ तो वैसे ही बहुत से लोगों को दफनाया गया है, हम ऐसे ही तो नहीं खोज सकते। तरुण कहता कि बॉडी वहाँ दफनाई गई है या नहीं, उसे पता लगाने के बारे में मेरे पास एक तरीका है। वह विजय के घर जाता है। अब विजय तो घर पर नहीं था। घर पर उसकी पत्नी नंदिनी और 2 बेटियां अनु और अंजू रहती हैं। तरुण अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि मैं गोवा का आईजी हूँ। यह बस एक फ्रेंडली विजिट है, लेकिन वह बातों बातों में उन्हें डराने की कोशिश करता है। नंदिनी और उसकी बेटियां डर जाती हैं। तरुण के जाते ही जेनी नंदिनी के पास आती है। वह कहती है कि पुलिस ने फिर से केस ओपन कर दिया है। वह सेंट माइकल चर्च में बॉडी ढूंढ रहे हैं। तुम फोन पर कुछ भी मत पूछो, बस विजय को बुला लो। नंदिनी तुरंत विजय को फोन लगाती है और उसे घर आने के लिए कहती है। विजय घर आता है। नंदिनी विजय को बताती है कि हमारे घर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आए थे और पुलिस चर्च में बॉडी ढूंढ रही है। तुमने वहीं तो डेड बॉडी को नहीं दफनाया? विजय कहता है कि मैंने कहा था ना, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। नंदिनी कहती है कि तुम मुझे बता दो
कि वह डेड बॉडी कहाँ है। पुलिस कहीं भी डेड बॉडी ढूंढती है तो मेरे हाथ पांव सुन पड़ जाते हैं। विजय कहता कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यह सारी बातें जेनी और शिव अपने घर में बैठकर सुन रहे होते हैं, लेकिन विजय कुछ ना बताने से उनके प्लान पर पानी फिर जाता है। विजय मार्टिन की दुकान पर बैठकर नाश्ता कर रहा होता है, तभी उसे डेविड मिलने आता है। वह कहता है कि मुझे जॉब मिल गया है, मैं बस पणजी जा रहा हूँ। विजय कहता है कि चलो अच्छा हुआ, तुम्हें जॉब मिल गया। फिर विजय वहाँ से जाने लगता है। डेविड मार्टिन की दुकान में बैठता है। वहाँ पास में कुछ लोग विजय के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है कि विजय का केस फिर से ताज़ा हो गया है, पुलिस फुल एक्शन में है, चारों तरफ खुदाई कर रही है। दूसरा कहता है कि मैंने तो सुना है जो बताएगा कि बॉडी कहाँ है उसे 5 लाख का इनाम देने वाले हैं। डेविड बातों को सुनकर पुलिस के पास जाता है। वह कहता है कि मुझे पता है कि विजय ने बॉडी कहाँ दफनाई है, लेकिन मैं इस जानकारी के बदले में 25 लाख रुपए लूँगा। पुलिस वाले मान जाते हैं। वह उसे 25 लाख देते हैं और फिर पूछते हैं। डेविड बताता है कि उस टाइम मुझसे मर्डर हो गया था, मैं पुलिस से भाग रहा था, तभी मैंने विजय को यहीं पर लाश दफनाते हुए देखा था। अब पुलिस स्टेशन में खुदाई करती है। होजे मार्टिन की दुकान में बैठकर लंच कर रहा था, तभी वह देखता है पुलिस स्टेशन में खुदाई हो रही है। विजय ने अपने केबल ऑफिस के बाहर भी सीसीटीवी लगाया था, जिसमें पुलिस स्टेशन भी दिखता है। वह अपने मोबाइल पर उसे सीसीटीवी के फुटेज को देख रहा था। वीडियो में पुलिस स्टेशन पर हरा कपड़ा डाला गया था, जिससे वह होजे को कॉल करता है। होजे बताता है कि हाँ, पुलिस स्टेशन में खुदाई चल रही है। विजय नंदिनी से कहता है कि तुम सब अंदर जाओ, खिड़की दरवाजे बंद कर लो और कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब विजय अपने ऑफिस जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में सैम की बॉडी मिल जाती है। पुलिस डेड बॉडी को फॉरेंसिक में भेजती है। विजय को यह सब उसके सीसीटीवी में दिख रहा होता है। बॉडी मिलने के बाद कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है। डेड बॉडी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है। उम्र 20 साल, सर पर एक क्रैक जिसकी वजह से मौत हुई है। डीएनए टेस्टिंग के लिए मीरा और महेश के ब्लड सैंपल भेजे जाते हैं। कोर्ट पुलिस वालों को विजय से बात करने के लिए 8 घंटे का टाइम देती है। तरुण एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि इसका नाम डेविड है और इसका बयान है कि 3 अक्टूबर की रात को 3 बजे तुम्हें इसने पुलिस स्टेशन में कुछ दफनाते हुए देखा था और यह आपको पहचानता है। विजय कहता है कि हो सकता है उसे गलतफहमी हुई हो या उसने किसी और को देखा हो या झूठ बोल रहा हो। मैं तो यहाँ था ही नहीं, न दिन में न रात में। मैं तो 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को पणजी में था। तब तरुण मीरा को बुलाता है। मीरा जेनी और नंदिनी की बातें की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें नंदिनी कह रही होती है कि विजय ने बॉडी को अगले दिन कहीं शिफ्ट कर दिया। तरुण विजय को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन रूम में ले जाता है। तरुण के पूछे जाने पर जब विजय कुछ भी नहीं बताता तो तरुण सामने वाले कमरे में नंदिनी और उसकी 2 बेटियों को लाता है। अब गायतोंडे उन्हें खूब पीटता है। अंजू को अधिक स्ट्रेस के कारण एपिलेप्सी का अटैक आ जाता है। वह जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर विजय कन्फेस करने के लिए तैयार हो जाता है। तरुण गायतोंडे को रोक देता है। अब कन्फेशन में वह अंजू के गुनाहों को अपने सर ले लेता है। वह कहता है कि जिस रॉड से सैम का खून हुआ वह रॉड मैं संभाल कर अभी तक रखा हूँ और उस पर मेरे फिंगरप्रिंट भी हैं। तो मीरा कहती है विजय तो जेल जाएगा ही, उसके परिवार में से कोई नहीं बचना चाहिए। और विजय और उसके परिवार को घर भेज दिया जाता है। अगली सुबह विजय को पुलिस लेने आती है। विजय को कोर्ट ले जाया जाता है। तरुण, मीरा और महेश तीनों बैठे होते हैं। तभी वहाँ मुराद अली नाम का लेखक आता है। वह तरुण को बताता है कि मैं और विजय 2016 में मिले थे। वह अपनी फिल्म बनाना चाहता था। मैं उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि उसने अपना नाम विजय गोड बोले बताया था। उसने कहा था कि हमारी फिल्म वेल रिसर्च्ड होनी चाहिए। मूवी लगभग कंप्लीट थी, लेकिन हम दोनों ही एंडिंग से खुश नहीं थे। आप लोगों को यह कहानी जरूर पता होनी चाहिए। तरुण कहता है कि ठीक है, बताइए। राइटर जो स्टोरी बताता है वह कहानी पेंडुलम की होती है। राम नाम का आदमी अपने बेटे जतिन से बहुत प्यार करता था। जतिन अपने दोस्तों के साथ पब में गया होता है। वहाँ उसके दोस्त के साथ एक दूसरा लड़का बदतमीजी करता है तो जतिन उसे थप्पड़ मार देता है। यह लड़का बिल्डर का बेटा होता है। वह लड़का जतिन के पीछे जाता है और दोनों के बीच झड़प हो जाती है। इस हाथापाई में जतिन के हाथों उस लड़के का खून हो जाता है। राम जब यह देखता है तो वह अपने बेटे को बचाने के लिए उस लड़के की बॉडी को छुपाने को सोचता है। उसे पता चलता है कि अभी उस बिल्डर की एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। वह उस लड़के की बॉडी को
उसी बिल्डिंग में दफन कर देता है। क्लाइमैक्स में बिल्डर को बॉडी मिल जाती है और राम गुनाहों को अपने सर लेकर जेल चला जाता है। लेकिन हम दोनों को यह एंडिंग ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि हीरो अंत में जेल चला जाएगा तो पब्लिक को यह एंडिंग पसंद नहीं आएगी। तो उसने एक नई एंडिंग के लिए मुझसे कुछ जानकारियाँ ली, जैसे कि अगर पुलिस को बॉडी मिल जाती है तो पुलिस क्या करेगी। मेरी पहचान पुलिस में थी तो मैं यह जानकारी विजय को दे दी, जिसके आधार पर उसने एक नई एंडिंग तैयार की। मगर हम दोनों को यह एंडिंग रिस्की लग रही थी तो हमने यह एंडिंग ड्रॉप कर दी। उसे डर था कि हमारी कहानी कहीं चोरी ना हो जाए, तो कॉपीराइट के लिए उसने इस कहानी को नॉवेल के रूप में उसने पहले ही पब्लिश कर दी और बुक मेरे नाम पे है। तभी तरुण को फ़ोन आता है कि विजय अपने बयान से पलट गया है। विजय की लॉयर एक दृश्यम नाम की बुक लेकर आती है जो विजय ने छपवाई थी मुराद अली के नाम से। और विजय की लॉयर कहती है कि इन्होंने विजय से यह बयान ज़बरदस्ती कबूल करवाया है और जो स्टोरी उन्होंने कॉपी की है वह इस दृश्यम नाम के नॉवेल से ली है। तभी कोर्ट में डीएनए रिपोर्ट आती है। जज साहब कहते हैं कि यह तो समीर की डेड बॉडी है ही नहीं, यह क्या तमाशा लगा रखा है, मुझे आईजी से मिलना है। तरुण पूछता है कि क्या थी वह एंडिंग। हीरो को पता था कि पुलिस को एक दिन लाश जरूर मिल जाएगी, इसलिए वह अपना प्लान बनाना चालू करता है। वह एक ऐसे डेड बॉडी की तलाश करता है जिसकी कद काठी मरने की वजह बिल्कुल समीर जैसी हो। और एक दिन ऐसा आता है जब उसे डेड बॉडी मिल जाती है। वह लाश को दफनाने वाले से दोस्ती कर लेता है। वह उसकी पैसों से मदद करता है और यह भी पता लगा लेता है कि लाश को स्केलेटन बनने में कितना टाइम लगता है। और जब वह बॉडी स्केलेटन बन जाती है तब विजय अपने दोस्त से वह बॉडी को मांग लेता है। अब उसे यह भी पता होता है कि बॉडी मिलने के बाद पुलिस की आगे की कार्यवाही क्या होगी। पुलिस बॉडी को लेकर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में लेकर जाएगी। वहाँ उसके टेस्ट होंगे, जैसे मेल है या फीमेल, मरने की वजह क्या है। उसके बाद उसे डीएनए टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। विजय फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती कर लेता है। वह उसे अपनी फिल्म में रोल देने के लिए कहता है और विजय का प्लान सेट था। और वह वेट करता है और एक दिन ऐसा आता है जब पुलिस को डेड बॉडी मिल जाती है। पुलिस डेड बॉडी को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट लेकर जाती है। विजय भी उनके पीछे जाता है। वहाँ वह सिक्योरिटी गार्ड के साथ शराब पीता है। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड नशे में हो जाता है वह डेड बॉडी को बदल देता है और सैम के स्केलेटन को तेजाब के द्वारा नष्ट कर देता है। विजय को छोड़ दिया जाता है। विजय की लॉयर कहती है कि हम इस केस को हमेशा के लिए रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ गोवा में अर्जी देने जा रहे हैं, तब तक विजय पर कोई नई कार्यवाही न की जाए। विजय सैम की अस्थियों को महेश को दे देता है। मीरा और महेश समीर का श्राद्ध करते हैं। मीरा को लग रहा था कि वह विजय पर नजर रखे हुए है, पर सच्चाई तो यह थी कि विजय हमेशा सब कुछ देख रहा था।